सुप्रीम कोर्ट तो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। कहिएगा सर, उदाहरण दीजिए। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यदि उपभोक्ता फौरन सुनवाई कर दिया, फैसला भी सुना दिया, आदेश पारित कर दिया, तब पीड़ित पक्ष जो होगा वो फैसले के खिलाफ क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी करवाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर बिहार दरोगा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आपका सपना है कि सरकारी बाबू बनकर देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, माँ बाप के आंखों के सपनों को पूरा करना है, तो सुमित सर ऑफिशियल के इस YouTube लाइव चैनल को आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का आपको वर्णन देखने को मिलता है। आप सबको पता होगा कि संविधान के भाग 3 में, है ना, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कुल 6 मूल अधिकारों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? ये 6 मूल अधिकार आपको, सबसे पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 के ऊपर है। हालांकि मूल संविधान में अधिकारों की जो श्रेणियां थी वो 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको क्या कर दिया गया? तो एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक ना। और संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 के ए में, आर्टिकल 300 के खंड ए में इसको शामिल कर दिया गया। परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कहना है 6 है। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी अधिकार जो आपको संविधान द्वारा दिए जाते हैं, अधिकारों की प्रासंगिकता तभी बनी रहती है जब उन अधिकारों का उपचार उपलब्ध होता है। बात समझ रहे हैं ना? यदि कोई बीमारी हुआ और बीमारी का जब तक दवा देने का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? बात समझ रहे हैं ना? तो मूल अधिकार तो भारतीय संविधान हमको प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या हमारा मूल अधिकार हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने मूल अधिकारों को वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसकी व्यवस्था आर्टिकल 32 में ही देखने को मिलती है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ना सिर्फ अधिकारों को संविधान में स्पष्ट रूप से लिखने का काम किया, बल्कि उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनके उपचारों की भी व्यवस्था की। और इसी आलोक में भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, याद रखिएगा, आर्टिकल 32, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक ना। इस आर्टिकल के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तियों के मूल अधिकारों के हनन होने पर कुल 5 प्रकार के रिट जारी करने का काम करती है। ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि आपने इस संविधान का निर्माण किया है, आपको संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, तो आपसे ही हम पूछते हैं कि बताइए भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन है? तो इसे लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि पूरे भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कोई है तो वो आर्टिकल 32 है, क्योंकि इसके बिना पूरा का पूरा संविधान बेकार हो जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा, द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ना, आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का वास्तुकार कहते हैं, जो 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? आगे आइए देखते हैं। अब जरा यहां पर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि देखिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 32(1) और भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 का दूसरा खंड, इन दोनों खंडों को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्तियों को यह अधिकार देता है या नागरिकों को यह अधिकार देता है, व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। किस बात का अधिकार प्रदान करता है कि यदि मूल अधिकार का हनन होता है, यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 का पहला खंड कहता है। ठीक है, आर्टिकल 32 का दूसरा खंड ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का क्या करता है, तो उसे संरक्षक बनाता है। और ये कहता है कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, तो कोई भी आदेश निर्देश या रिट जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 32 का पहला जो खंड है ये प्रत्येक नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपने मूल अधिकारों को वापस पा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 का दूसरा खंड ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को वापस दिलाने के लिए आप किसी भी प्रकार का आदेश, निर्देश, रिट जारी कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल 32 के दूसरे खंड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तियों के जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक ना, इसी आर्टिकल 32 के दूसरे खंड के तहत 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं, जारी करता है। कौन जारी करता है, तो कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, बात करें रिट के क्षेत्राधिकार की। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि रिट का जो क्षेत्राधिकार है मेरे प्यारे लाल और लालियों, सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट या आदेश जारी करती है उसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकारी प्राधिकारी या अथॉरिटी के खिलाफ जारी कर सकती है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अब एक एक रिट को हम लोग अच्छे से देखने का काम करेंगे। रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रिट कब और किन परिस्थितियों में जारी होता है, उससे संबंधित एग्जाम्पल और उससे संबंधित जो केस स्टडीज हैं उस सब को हम देखने का काम करेंगे। ध्यान से कुछ समय तक बने रहिए हमारे साथ। आइए सबसे पहला जो रिट देखेंगे हम लोग, ठीक ना, तो 32(2) के तहत कुल 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। ठीक ना, सबसे पहला रिट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, तो कहना है सर बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं या हैबियस कॉर्पस कहते हैं। आइए बंदी प्रत्यक्षीकरण ध्यान से देखते चलना है। इंग्लिश में इसको हम लोग हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बाबू एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्या है, तो कहना है सर यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। मतलब साफ है, देखिए जब भी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से उसको हिरासत में लिया जाए, अवैध तरीके से उसकी गिरफ्तारी की जाए, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश जारी करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक है,
तो हैबियस कॉर्पस का सीधा सा अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित करना। और यह रिट कब जारी होता है? तो यह रिट तभी जारी होता जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी या उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है, ठीक ना, तो उस पर जब प्रहार होता है, जब गिरफ्तारी बिना किसी वैध कारण या कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है, जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किसी दुर्भावनापूर्ण तरीके से जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में लिया जाए, तो ऐसी स्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है, ठीक ना। जब पुलिस, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 जो प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, तो जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के भीतर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है कि नहीं करना होता है। लेकिन यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है, 24 घंटे से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखती है, तो ऐसी स्थिति में आप पीड़ित व्यक्ति या तो स्वयं जा सकता है या फिर लोकस स्टैंडी के तहत, ठीक ना, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष की ओर से कोई भी व्यक्ति, या तो उसका परिजन हो सकता है, या तो उसका मित्र हो सकता है, या उसका रिश्तेदार हो सकता है, या कोई भी हितैषी व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत रिट फाइल करेगा हैबियस कॉर्पस का, और पुलिस पर यह आरोप लगाया जाएगा कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, यदि आप उसकी गिरफ्तारी अवैध है तो न्यायालय उसको तुरंत छोड़ने का आदेश जारी करती है। यही होता है हैबियस कॉर्पस का रिट। बात समझ में आ गया? तो हैबियस कॉर्पस का जो रिट है ये कब जारी होता है? तो जब किसी व्यक्ति की, याद रखना है, जब किसी व्यक्ति की हिरासत या गिरफ्तारी अवैध तरीके से की जाती है, ठीक है, अवैध तरीके से की जाती है, अवैध तरीके से होती है ना। बिना वारंट के आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले, उठा ले, है ना, और आपको 48 घंटे तक, 72 घंटे तक मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं करे, ठीक ना, मनमाने तरीके से कोई भी व्यक्ति, पुलिस ही नहीं, यदि कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति भी आपको अवैध तरीके से हिरासत में बंदी बनाकर रखता है, तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जो हैबियस कॉर्पस रिट है, इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी होता है, ठीक ना। ये जो हैबियस कॉर्पस रिट है ये सरकारी व्यक्ति के खिलाफ तो होता ही होता है, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी होता है। याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, सरकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी होगा, ठीक है, दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एकदम अच्छे से ध्यान से समझते चलना है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखिए, इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्पष्ट करने का काम करते हैं। मान लिया जाए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये आराम से बगीचे में टहल रहा था शाम के समय में। पुलिस इसके घर पर आती है, बिना कोई एफआईआर दिखाए या कारण बताए इसको उठाकर थाने ले जाती है, और 48 घंटे तक ना तो उसके परिवार को सूचित करती है, ना ही उसे नजदीकी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो ए का मान लिया जाए कोई भाई है, ठीक, ए का भाई तुरंत क्या करेगा? सीधे जाएगा कहां? सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, या आर्टिकल 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और याचिका दायर लगाएगा, ठीक ना, रिट पिटीशन फाइल करेगा हैबियस कॉर्पस का। बात समझ रहे हैं? और जब रिट फाइल करेगा तो अदालत कहेगी, अदालत उस पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी करेगी कि आपने उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उसकी गिरफ्तारी का कारण आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हम आदेश देते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित कीजिए और गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट कीजिए। यदि उसकी गिरफ्तारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई है, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी गिरफ्तारी को वैध बताएगा। और यदि न्यायालय को यह लगा कि इसकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है पुलिस के द्वारा, तो उसी वक्त
उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकती है। यही है पूरा हैबियस कॉर्पस रीट का मामला। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णय यहां आपको याद रखना है। ठीक ना, दो महत्वपूर्ण निर्णय, लैंडमार्क जजमेंट है। एक है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का केस। ठीक ना, शिवकांत शुक्ला केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। पूरे भारत के न्यायपालिका के इतिहास का सबसे काला अध्याय इसी को माना जाता है। आमतौर पर बोलचाल के भाषा में इसको हम हैबियस कॉर्पस केस कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं बाबू? तो कहना है कि सब हैबियस कॉर्पस केस कहते हैं। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। देखिए ये केस क्या था, आप सबको पता है कि 26 जून 1975 को, ठीक ना, मीसा कानून के तहत, याद रखिएगा, मीसा कानून के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिफारिश पर जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया था, तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, जिसको हम लोग आपातकाल लगाया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो आपातकाल लगाया गया था किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर नहीं लगाया गया। ये जो आपातकाल लगाया गया था, ये आपातकाल आपका आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर था, आंतरिक अशांति के आधार पर था। ठीक ना, तो आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की जब घोषणा की गई तो देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया। और किसी को कोई बिना वारंट की गिरफ्तारी हुई और किसी को कोई सूचना नहीं दी कि उसे गिरफ्तार करके कहां रखा गया है। बात समझ रहे हैं ना? और किस कानून के तहत? मीसा कानून के तहत। ये मीसा कानून कब लागू हुआ? 1971 में कहना है, और इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक ना, तो जब ये हुआ ये चीज, तो इसके विरोध में सभी लोग कहां गए? सर्वोच्च न्यायालय गए अपने रिट अधिकार क्षेत्रों को लागू करने के लिए। ठीक ना, हैबियस कॉर्पस केस में। तो सर्वोच्च न्यायालय में 5 सदस्यीय, याद रखिएगा, 5 सदस्यीय बेंच बैठी और 4-1 के बहुमत से यह निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि सर्वोच्च न्यायालय आपातकाल के समय में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं करने का अनुमति दे सकती है। यानी आर्टिकल 32 जो है यह अभी वर्तमान समय में निष्प्रभावी हो गया है। जब तक देश में आपातकाल रहेगा आर्टिकल 32 का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यह कहना था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक ना, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की बहुत फजीहत होती है, पूरे देश में न्यायपालिका की आलोचना होती है। ठीक ना, और इसी मामले को पलटते हुए, याद रखिएगा, इसी मामले को पलटते हुए 2017 में के.एस. पुट्टुस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया, ठीक ना, कि क्या साफ किया? कि आर्टिकल 32 आपातकाल के दौरान भी क्या होगा? तो लागू रहेगा। आर्टिकल 32 जो है ये आपातकाल के दौरान भी लागू होगा, आपातकाल के दौरान भी क्या रहेगा? लागू रहेगा। ठीक, और आप सबको पता है कि जब जनता पार्टी सरकार में आई 1978 में, जनता पार्टी जब सरकार में आई 1978 में, तो इसने 44वां संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन किया और साफ साफ लिख दिया गया इस संशोधन के माध्यम से कि चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, चाहे देश में आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ ही क्यों ना लगा हो, किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 के तहत जो मूल अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो 44वां संविधान संशोधन ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 359 का प्रयोग करके राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान नागरिक के अनुच्छेद 20 के तहत जो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अधिकार आपको प्रदान करता है, उसे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो के.एस. पुट्टुस्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
जो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मामला था उसको पलटा और न्यायपालिका ने यह स्वीकार किया कि वो हमारे न्यायिक इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जहां न्यायपालिका क्या हो गई थी, राजनीतिक कारणों के कारण, इंदिरा गांधी के प्रभाव के कारण क्या हो गई, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से चूक गई थी। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। हैबियस कॉर्पस का पूरा मामला आपको समझ में आ गया। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कब जारी किया जा सकता है, किस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है, और इससे संबंधित एग्जाम्पल और केस स्टडी भी क्लियर है। अब आइए देखते हैं परमादेश। दूसरा जो रिट है हमारा वो है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में हम लोग मैंडामस भी कहते हैं, मैंडामस कहते हैं। मैंडामस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या शाब्दिक अर्थ है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, कहिएगा सर क्या आदेश देते हैं। देखिए व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल या निचला अदालत या कोई निगम या सरकार अपने कानूनी एवं संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से जब इनकार करती है या निष्पक्ष रूप से काम नहीं करना चाहती है, तब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसको कर्तव्य पूरा करने के लिए आदेश जारी करती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक ना? जब भी कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करे तो यह रिट कब जारी होता है? तो कहना कि जब सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन करने से इनकार किया जाए, निर्वहन करने से इनकार किया जाए। ठीक है, अभी इसको उदाहरण के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो परमादेश रिट कब और किन परिस्थितियों में लागू होगा? तो आपको बोलना है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यह रिट जारी करवाई जाती है तो उस पर कोई सार्वजनिक काम करने का दायित्व होना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक ना? किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश रिट को जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक ना? यह सिर्फ उसी के खिलाफ जारी होता है जो व्यक्ति या संस्था के ऊपर सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने का जिम्मेदारी होता है, सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का जिम्मेदारी होता है। बात समझ रहे हैं ना? और वो जो कर्तव्य है वो कर्तव्य मैंडेटरी ड्यूटी होना चाहिए, ठीक ना? उसका विवेकाधिकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी का कुछ विवेकाधिकार है कि आपकी जो इच्छा है इस पर निर्णय ले सकते हैं, तो वैसे मामलों में हम मैंडामस रिट जारी नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात समझिए कि मैंडामस रिट जो है ये कब जारी होता है। तो सबसे पहले मैंडामस रिट का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो होता है हम आदेश देते हैं। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, कि ये कब जारी होता है। तो यह सरकारी प्राधिकारी जो कोई लोक पद को धारण करता है, ध्यान से समझिए, कोई जिसके ऊपर सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी होती है, ठीक ना, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ, वैसे संस्थाओं के खिलाफ, वैसे कॉरपोरेट के खिलाफ इसको आप जारी करवा सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए जो परमादेश रिट है, जो परमादेश रिट है यह केवल और केवल किसके खिलाफ? तो कहना है यह निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होगा, यह निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होगा, खिलाफ जारी नहीं होगा, नहीं होगा। कहिएगा सर मामला अभी भी स्पष्ट समझ में नहीं आया। स्पष्ट अगर समझ में नहीं आया आपको मैटर, तो इसमें से कुछ नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हम आपको बताते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक ना। सबसे पहले यह जान लीजिए, ठीक ना, कि जब भी यह रिट जारी किया जा सकता है जाता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए, ठीक ना, यदि कोई आसान या पर्याप्त कानूनी रास्ता मौजूद ना हो तो वो किसी के माध्यम से भी इस रिट को जारी किया जा सकता है। ठीक, ये रिट किसके खिलाफ जारी होगा? तो कहना है सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ या ट्रिब्यूनल के खिलाफ, किसी के खिलाफ ये जारी करवा सकते हैं। इसका हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी देते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि हमें जाना है भाई विदेश अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए,
ठीक है, हमको कहाँ जाना है भाई? विदेश जाना है। अब विदेश जाना है तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहिएगा हाँ सर चाहिए। तो विदेश के लिए हमको चाहिए पासपोर्ट, ठीक ना, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। अब पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो सारा आवश्यक दस्तावेज हम पहले जमा करेंगे, और यहाँ पे जो पासपोर्ट अधिकारी है, जो पासपोर्ट अधिकारी है उसके पास हम जाके क्या करेंगे, तो सारा जो आवश्यक दस्तावेज है पासपोर्ट बनाने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, थाना से जो कैरेक्टर बनता है वो सब जाके हम वहां पे जमा करते हैं पासपोर्ट अधिकारी के पास। अब पासपोर्ट अधिकारी क्या कर रहा है कि हमारे इस पासपोर्ट को इशू नहीं कर रहा है, ठीक ना। जब हम सारा आवश्यक दस्तावेज आपको हम उपलब्ध करवा दिए, आप सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही सही क्या करें, निर्वहन करें, ठीक ना। आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम आपके पासपोर्ट पर साइन अभी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा ना? उसका आपको कोई वैलिड रीजन देना होगा। यदि हम सारा आवश्यक दस्तावेज हम उपस्थित करवा दिए हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत उस पासपोर्ट को क्या कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब मान लिया जाए ये पासपोर्ट अधिकारी उस पर साइन करने से इनकार कर रहा है, उसको इशू करने से इनकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मेंडामस रिट उस पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ जारी करवाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय इसको आदेश देगी, क्या आदेश देगी, कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से कीजिए, और हम आदेश देते हैं आपको कि आप इस व्यक्ति के पासपोर्ट को इशू कीजिए। इसी को हम लोग कहते हैं मेंडामस रिट। यही है हमारा परमादेश रिट का टोटल जो एग्जाम्पल दिए, इसको आसानी से आसान भाषा में इसको कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेंडामस रिट है ये कभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ या राज्यपाल के खिलाफ, ठीक ना, राष्ट्रपति के खिलाफ या राज्यपाल के खिलाफ कभी जारी नहीं होता, ठीक, जारी नहीं हो सकता है, जारी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कभी भी किसी भी स्थिति में उसके खिलाफ मेंडामस रिट जारी नहीं करवा सकते। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही आप सबको पता है कि तमिलनाडु का जो राज्यपाल हुआ करता था RN रवि, ठीक ना, तो तमिलनाडु के राज्यपाल और वहां पर विधानमंडल के बीच में विवाद हुआ था, और ये विधानमंडल का जो मामला है ये पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि जब राज्यपाल को विधानमंडल से कोई पारित विधेयक भेजा जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए या उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हाँ हम इस पर साइन करेंगे या नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून को क्या कर सकता है राज्यपाल, तो रोक कर रख सकता है, लेकिन रोकने का वैलिड रीजन बताना पड़ेगा राज्यपाल को कि आप किस कारण से उसको रोक कर रखे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ मेंडामस रिट जारी करेंगे। ये इस मामले में बताया गया। बात समझ में आ रही है? हालांकि मेंडामस रिट जो है अभी तक का जो स्थिति है वो साफ साफ है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इस मेंडामस रिट को जारी नहीं करवाया जा सकता है। बात समझ में आ गया? मेंडामस रिट क्या है ये क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आइए तीसरा रिट देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए तीसरा रिट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और एक और रिट है जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण, सर्टियोररी, ठीक है, सर्टियोररी। ध्यान से समझना है ये दोनों रिट को। ये दोनों रिट एक साथ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको ताकि दोनों रिट जो है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, ठीक है। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? तो कहना है कि सर इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। और सर्टियोररी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है प्रमाणित करना, ठीक है। क्या होता है? तो कहना है कि सर प्रमाणित करना। पहला ये दो बात आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों रिट किस संस्था के खिलाफ जारी होते हैं अब जरा वो समझिए, ठीक है। तो ये जो दोनों रिट होते हैं ये अधीनस्थ न्यायालय, ठीक,
किसको जारी होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर कोई अन्य अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई प्रशासनिक प्राधिकरण है, न्यायाधिकरण है, उसके खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। तो उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट, ये दोनों रिट किसके खिलाफ जारी होगा? तो कहना है सर अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। ठीक, क्यों जारी होता है? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। आपके मन में प्रश्न आएगा, सर क्यों जारी किया जाता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट को अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ? तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ यह रिट तभी जारी होता है जब क्या हो, तो ये अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम करता है। क्या करे? तो कहना है कि सर क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर जब काम करे, अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर निकलकर काम करे, क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। ये रिट भी कब जारी होगा? जब यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे। ठीक है, जब यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे। एकदम ध्यान से देखना है, उल्लंघन करे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये जब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करेगा, दोनों रीट तो एक ही है, ठीक ना, दोनों रीट तो एक ही है। यह भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी होता है। कब जारी होता है? जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करे। उत्प्रेषण रीट भी कब जारी होता है? तो जब यह कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम करे। तो उत्प्रेषण रीट और प्रतिषेध रीट में फिर अंतर क्या है? आपके मन में प्रश्न आएगा, जब दोनों एक ही है तो इसमें अंतर क्या है? तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण का रीट का अंतर, यही एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा और अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रतिषेध रीट कब जारी होगा? जब न्यायिक कार्यवाही, जब न्यायिक कार्यवाही जारी हो, यानी चल रही हो, जारी हो। और उत्प्रेषण रीट कब जारी होगा बाबू? तो कहना है कि सर ये रीट तब जारी होगा जब न्यायिक कार्यवाही, जब न्यायिक कार्यवाही पूर्ण हो गई हो, पूर्ण हो गई हो। ठीक है, कहने का मतलब साफ है कि देखिए, दोनों रीट जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ में। कब जारी होता है? जब कोई न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय क्या करे? अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया का उल्लंघन करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करे, तब उसके खिलाफ यह रीट जारी होता है। ठीक, अब देखिए, मान लिया जाए इसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर किसी मुकदमे पर यह सुनवाई कर रहा है और उस मुकदमे की न्यायिक कार्यवाही अभी चल ही रही है। ठीक ना, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी उस पर डिसीजन नहीं दिया है कोर्ट ने, अभी प्रक्रिया चल ही रही है। तो जब न्यायिक कार्यवाही जारी ही होगा, न्यायिक कार्यवाही चल रही होगी, तब प्रतिषेध रिट जारी होगा। और जब न्यायिक कार्यवाही पूर्ण हो गई हो, न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय लिया हो, अपनी निर्णय सुना दिया हो, ठीक ना, जजमेंट दे दिया हो, तब ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी होगा। मान लिया जाए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का काम करते हैं, तब चीजें आपके दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगी। मान लिया जाए कि कोई कंज्यूमर फोरम है, उस कंज्यूमर फोरम के पास 20 लाख तक का मुकदमा सुनने का अधिकार है, 20 लाख तक का मुकदमा सुनने का अधिकार है। परंतु उसने क्या किया कि 1 करोड़ के मुकदमे को, 1 करोड़ रुपये वाले मुकदमे को, जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो 1 करोड़ वाले मुकदमे को सुन रहा है। ठीक, और अभी उस पर न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। ठीक ना, तो जब कार्यवाही चल रही होती है, तब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको क्या करेगी? प्रोहिबिशन का रिट जारी करेगी और कोर्ट कहेगी, क्या कहेगी कि अभी तुरंत इस पर सुनवाई बंद कीजिए। आप इसलिए सुनवाई बंद कीजिए क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। आपको इस क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार किसने दिया? अभी के अभी तुरंत इस कार्रवाई को आप बंद कीजिए। लेकिन ये उत्प्रेषण वाला जो रीट है, यदि उपभोक्ता फौरन सुनवाई कर दिया, फैसला भी सुना दिया, आदेश पारित कर दिया, तब पीड़ित पक्ष जो होगा वो फैसले के खिलाफ क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी करवाएगा। और जब उत्प्रेषण रिट जारी होगा तो कोर्ट कहेगा कि केस के सारे रिकॉर्ड ऊपर भेजें और आपका जो सुनाया गया सारा फैसला है, हम उसको क्वैश करते हैं, सारा फैसला रद्द करते हैं। ठीक ना, तो जब न्यायिक कार्यवाही पूरी हो गई हो,
ठीक ना। अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर निकलकर जब कोई अधीनस्थ न्यायालय क्या करे, निर्णय सुना दे, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ में उत्प्रेषण रिट जारी होता है। बात समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला रिट है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं को वारंटो। को वारंटो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कहिएगा सर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ठीक है, या किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से। एकदम ध्यान से समझना है। देखिए, को वारंटो का रिट का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि किस अधिकार से, किस प्राधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। सीधा सा मतलब है कि न्यायालय जब भी कोई सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह पूछे कि आप किस आधार या किस कानून के तहत इस पद पर आसीन हैं, इस पद पर आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, अपनी योग्यता साबित कीजिए। ठीक ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि यह रिट जारी कौन करवा सकता है, इसका लोकस स्टैंडी क्या है। ठीक है, लोकस स्टैंडी क्या है कि इस रिट को जारी कौन करवा सकता है। तो याद रखिए, इस रिट को मांगने के लिए पीड़ित व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ तभी हम इस रिट को जारी करवा सकते हैं। समाज का कोई भी नागरिक अदालत में जाकर यह पूछ सकता है कि फलाना फलाना जो व्यक्ति है वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस सार्वजनिक पद को धारण किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से यह पूछ सकती है कि आप किस प्राधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक ना, तो इसको कोई भी जारी करवा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि यूजीसी के नियम अनुसार किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए कि 10 वर्षों तक उसको प्रोफेसर के रूप में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। अब वही व्यक्ति वाइस चांसलर बन सकता है जो व्यक्ति 10 वर्ष तक कम से कम क्या रहा हो, तो प्रोफेसर के रूप में काम किया हो। अब राज्य सरकार क्या करती है, नियम कानून को दरकिनार करती है, और नियम कानून को दरकिनार करके वो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई प्रोफेसर, ठीक ना, 3 साल का अनुभव रखने वाला कोई प्रोफेसर को वो वाइस चांसलर बना देती है। ठीक ना, वाइस चांसलर बना देती है। जब ऐसा करेगी सरकार, ठीक, तो ऐसी स्थिति में उस विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्रोफेसर हो, कोई छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, इसके खिलाफ में क्या कर सकता है, तो को वारंटो रिट जारी करवा सकता है। को वारंटो रिट जारी करवा सकता है, और जब को वारंटो रिट इसके खिलाफ जारी होगा तो माननीय न्यायालय इससे पूछेगा कि आप किस प्राधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं, आपको इस पद को धारण करने की जो आवश्यक योग्यताएं हैं, क्या वो योग्यताएं आपके भीतर हैं। यदि आपके भीतर वो योग्यताएं हैं तो अदालत के समक्ष उन योग्यताओं को आप साबित कीजिए। यदि आप योग्यता को साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। आपको वो पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सब लोग मेरे प्यारे लाल और लाली जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी बाबू बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन आपकी योग्यताओं को दरकिनार करके सरकार क्या करती है, अवैध रूप से पैसे लेकर किसी अन्य व्यक्ति को आपके सीट पर बैठा देती है, जबकि उसके पास योग्यता नहीं है उस पद को धारण करने की। इसके बावजूद वो उस पद को धारण करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाकर को वारंटो रिट जारी करवा सकते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय को वारंटो रिट जारी करके पूछेगी कि क्या आप इस पद को धारण करने के योग्य हैं। यदि वो व्यक्ति उस पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखता है तो उसी वक्त उसको क्या कर दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो को वारंटो रिट जो है, सीधी सी बात है कि इसका मतलब क्या है, तो कहना है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर किस प्राधिकार से, बाय विच अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस पद को धारण कर रहे हैं। ये कब जारी होगा, ठीक,
तो जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से सार्वजनिक पद को धारण करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कौन सा रिट जारी होगा? तो कहना है कि सर को वारंटो रिट जारी होगा। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? पांचों का पांचों रिट एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए मेरे प्यारे लाल और लालियों। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप सब लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ यहाँ हमको प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में हम उस फिर प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक है बाबू आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आर्टिकल 32 के तहत हम कोई रिट आवेदन करते हैं या रिट पिटीशन लगाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इसको कभी खारिज नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय इसको कभी खारिज नहीं कर सकती है, याद रखिएगा, नहीं कर सकती है। ठीक ना? लेकिन हाई कोर्ट इसको खारिज कर सकती है। हाई कोर्ट इसको खारिज कर सकती है। ठीक ना? सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं खारिज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकती है क्योंकि इसका संवैधानिक कर्तव्य है। आर्टिकल 32(2) में यह साफ साफ लिखा है। परंतु आर्टिकल 226 एक संवैधानिक शक्ति है, मौलिक अधिकार नहीं। इसीलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकती है। यह कोर्ट का विवेकाधिकार शक्ति है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट जो है उसका रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है, ठीक ना, याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट का रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। कहिएगा सर उदाहरण दीजिए। ठीक ना? देखिए, जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक ना, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, यहां तक दोनों का अधिकार बराबर है। परंतु यदि मान लिया जाए कि कोई सरकार NHAI के द्वारा कोई प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, तो NHAI के द्वारा कोई सड़क बनाया जा रहा है और इस सड़क में आपकी जमीन जा रही है। तो जब सड़क में आपकी जमीन जा रही है तो ऐसी स्थिति में आपको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक ना? तो यहां आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। ठीक ना? तो यहां मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आपको कभी भी रिट जारी नहीं करती है। हां, लेकिन हाई कोर्ट जो होगी इस मामले में भी रिट जारी कर सकती है। ठीक ना? वो NHAI को आदेश दे सकती है कि आप अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा तो आपके इस प्रोजेक्ट को हम रोक देंगे। इसीलिए किसानों को आपको क्या करना पड़ेगा? उचित मुआवजा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो हाईकोर्ट का ज्यादा व्यापक है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक ना? कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपना मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट कई अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का काम करती है। बात समझ में आया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट फाइल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिट पिटीशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय वो रिट पिटीशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन को क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकती? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत उसका वह संवैधानिक कर्तव्य है, ठीक ना,
लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर यह कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं लगाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो रीट से संबंधित जितनी भी बातें थी, ये सारा बात हम आपको क्लियर करने का काम किए हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रहता है, रिट से संबंधित, रिट मामलों से संबंधित, आर्टिकल 32 से संबंधित, आर्टिकल 226 से संबंधित, तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। यकीन मानिए कि आपके उस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट सेक्शन में जरूर देने का काम करेंगे। ठीक है? और यदि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, सेशन में एंजॉय फील कर रहे हैं आप लोग, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाना है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।